आज हम बात करेंगे टॉर्च इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी की। अब ये टॉर्च इन्फेक्शंस क्या हैं? मतलब ये टॉर्च वो लाइट वाली टॉर्च की बात नहीं हम कर रहे। टॉर्च इन्फेक्शंस एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस होती हैं जो कि अगर मदर को प्रेगनेंसी में होती हैं तो वो बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। अब टॉर्च का मीनिंग क्या है? टी से है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से है अदर्स जैसे कि चिकन पॉक्स या सिफिलिस या HIV, आर से रुबेला, सी से साइटोमेगालोवायरस और एच से हर्पीस। किसी भी महिला को कोई टॉर्च इन्फेक्शन है और वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाती है, तो जब ऐसे बच्चों को कोई भी कंजेनिटल टॉर्च इन्फेक्शन होती है तो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन यूट्रो भी आती हैं, मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आती हैं, और पैदा होने के बाद भी उनका जो नियोनेटल पीरियड है वो एकदम स्मूथ नहीं जाता है। अगर हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करें तो अगर बच्चे को कंजेनिटल टॉक्सो इन्फेक्शन हो जाती है तो दिस कैन लीड टू मिसकैरेज। ये बच्चे ठीक से यूट्रस में ग्रो भी नहीं कर पाते, तो इनका वेट भी हमेशा कम रहता है। और टॉक्सो में एक सैबिन्स ट्रायड है, मतलब कि 3 मेन सिम्टम्स हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कोरियोरेटिनाइटिस, मतलब कि आँख में जो रेटिना होता है, जो आँख का पर्दा होता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है। दूसरा है हाइड्रोकेफलस, मतलब कि ब्रेन में थोड़ा पानी बिल्टअप हो जाता है। और तीसरा है इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस। तो ये हम एक ट्रायड कहते हैं कि जिन भी बच्चों को कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है उनको ये हो जाता है। फिर जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, एक तो क्योंकि उनकी विजुअल जो है वो सही नहीं रहती है, विजन। दूसरा, उनका लिवर और तिल्ली स्प्लीन वो भी बढ़े हुए होते हैं, जिसके कारण से उनको पीलिया हो जाता है। ये बच्चे अनीमिक रहते हैं और जनरली इनका जो पीरियड है, ये नियोनेटल और चाइल्डहुड पीरियड, काफ़ी स्मूथ नहीं रहता है। फिर दूसरी इन्फेक्शन है CMV या साइटोमेगालोवायरस। अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को CMV है और वो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो जाती है, तो ऐसे बच्चे भी यूट्रस में ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इनको हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या FGR कहते हैं। तो ऐसे बच्चे FGR रहते हैं और उनका ग्रोथ पोटेंशियल पूरा नहीं होता है, तो उनका वेट भी कम रहता है। और ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनमें भी हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, मतलब कि लिवर और तिल्ली बढ़े हुए होते हैं। ये बच्चे भी अनीमिक होते हैं। इनको हियरिंग लॉस भी रहता है और आँखों में इनके कैटरैक्ट भी जल्दी हो जाता है। अगर कंजेनिटल इन्फेक्शन रुबेला हो जाती है तो ऐसे बच्चे भी फिर यूट्रस में पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाते, मतलब कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन रहती है ऐसे बच्चों में। और फिर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स वो भी कंजेनिटल रुबेला में ज़्यादा पाए गए हैं। फिर जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें भी हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, मतलब कि इनका भी लिवर और तिल्ली बढ़े हुए होते हैं और अनीमिया और कैटरैक्ट भी हो सकता है। जो हर्पीज इन्फेक्शन है वो ब्लड से नहीं हो रही है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बच्चे को ट्रांसमिट नहीं होती है, पर ये इन्फेक्शन ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को होती है। तो जब बच्चा बर्थ कैनाल से पास कर रहा होता है तो वो मदर की सिक्रीशंस या ब्लड से उसको हर्पीज इन्फेक्शन हो जाती है। इसलिए एट बर्थ हमें पता नहीं चलेगा, पर पैदा होने के 10 to 21 डेज में बच्चे को सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो आप देखोगे कि 2 या 3 हफ्ते आफ्टर बर्थ ये बच्चों को फीवर हो सकता है, रैश हो सकती है, सेप्सिस हो जाता है इन बच्चों को, मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो फिर हम जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को हर्पीज हो गया है। अब अगर हमें पता है कि टॉर्च इन्फेक्शंस मदर से बेबी में जा सकती हैं और इतनी प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो क्या हमें सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ का टॉर्च इन्फेक्शन के लिए टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट एसिम्टोमेटिक women who are low risk should be tested for torch panel। मतलब कि अगर किसी लेडी को कोई सिम्टम नहीं है और वो लो रिस्क है तो उनका टॉर्च पैनल का टेस्ट नहीं करवाना है। ये टेस्ट फिर हमें किन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए करवाना है? ये अगर
आपने महिला की हिस्ट्री ली और वो आपको कहती है कि उसको बुखार आया है विद और विदाउट रैशेस, तो आप ये टॉर्च पैनल टेस्ट करवा सकते हो। या अगर उसने हिस्ट्री दी कि घर में किसी को ये इन्फेक्शन है, तो फिर उस गर्भवती महिला का ये टेस्ट हम करेंगे। या आपको लगता है आपने अल्ट्रासाउंड करवाया प्रेग्नेंट महिला का और उसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आया कि बच्चा ठीक से बढ़ नहीं पा रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है गर्भाशय में, या उसमें आया कि बच्चे के सिर में पानी भर गया है, या बच्चे की हार्ट में कोई डिफेक्ट है, या इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन है। तो अगर कुछ भी अल्ट्रासाउंड में ऐसा आता है जो शक करता है कि हो सकता है कि कोई टॉर्च इन्फेक्शन ना हो रही हो बेबी में, तो फिर हम ये मैटरनल टेस्ट करते हैं टॉर्च पैनल का। अब किसी भी महिला को टॉर्च इन्फेक्शन तो नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एंटीबॉडीज़ मेजर करते हैं। 2 तरह की मेन एंटीबॉडीज़ हैं, IgM एंड IgG। तो जो IgM एंटीबॉडी है वो जैसे ही इन्फेक्शन होता है वो विद इन 1 वीक राइज करनी शुरू कर देती है, और उसके बाद ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो आहिस्ता आहिस्ता कम होके डिसअपियर हो जाती है। तो मोस्टली बाय अ कपल ऑफ मंथ्स या मैक्सिमम बाय 1 to 2 years IgM एंटीबॉडी नेगेटिव हो जाती है। पर जो IgG एंटीबॉडी है वो इन्फेक्शन के ऑलमोस्ट 2nd वीक में बढ़ना शुरू करती है। अगले 4 से 5 हफ्ते तक वो लेवल्स राइज करते रहते हैं, फिर वो डिक्रीज करते हैं, पर वो ज़ीरो कभी भी नहीं होते हैं। तो लाइफ लॉन्ग आपको उस किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट IgG एंटीबॉडी मिलेगी। तो यही टॉर्च पैनल हम गर्भवती महिला में भी कराते हैं, जिसमें कि इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हम IgM और IgG मेजर करते हैं। तो अब 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो है कि IgM भी नेगेटिव है और महिला का IgG भी नेगेटिव है, मतलब कि उसको ना रीसेंट इन्फेक्शन है, ना कभी पास्ट में इस टॉर्च ग्रुप में कोई भी इन्फेक्शन हुई है। दूसरा सिनेरियो है कि उसका IgM पॉजिटिव है और IgG नेगेटिव है, मतलब कि उसको अभी ये रीसेंट इन्फेक्शन है जिसमें कि IgM मतलब राइज हो रहा है, पर अभी IgG राइज नहीं हुआ है। तो अगर रीसेंट इन्फेक्शन है तो हमको मदर को इनमें से कुछ बीमारियों के लिए मेडिसिन है, जैसे टॉक्सो है, टॉक्सो के लिए हम स्पायरामाइसिन देते हैं, तो वो मेडिसिन हमें शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि चांसेस ऑफ फीटल ट्रांसमिशन हाई हैं, क्योंकि मदर को अभी रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है। और तीसरा सिनेरियो है कि IgG भी पॉजिटिव है और IgM भी पॉजिटिव है। तो अब ऐसे में हमको ये बताना मुश्किल हो जाता है कि मदर को इन्फेक्शन तो है, पर ये इन्फेक्शन मदर को कब हुआ, कितने टाइम पहले हुआ। तो उसके लिए एक और टेस्ट होता है जिसको कि हम IgG एविडिटी टेस्ट कहते हैं। तो अगर ये एविडिटी टेस्ट लो है, अगर लो एविडिटी आती है विच इज़ लेस देन 20%, तो मतलब कि इन्फेक्शन रीसेंट है, जो मदर को इन्फेक्शन हुआ है वो विद इन लास्ट 12 वीक्स हुआ है, तो बेबी के ट्रांसमिशन के रेट्स हाई हैं। पर अगर एविडिटी हाई है, दैट इज़ मोर देन 30% है, तो मतलब जो इन्फेक्शन है वो मोर देन 5 मंथ्स पहले हुआ था, तो इसलिए बच्चे को अब वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो जब भी हमारा IgM IgG पॉजिटिव आता है तो हम IgG एविडिटी टेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि जो ये इन्फेक्शन है ये मदर को कब हुआ था। सेकेंड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी इज सेफ फूड हैंडलिंग। अब हमें मालूम है कि टॉक्सो अंडरकुक्ड मीट या अंडरकुक्ड वेजिटेबल्स खाने से होता है, तो प्लीज़ हीट योर फूड फॉर मोर देन 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि टॉक्सो की सिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर आपको फूड स्टोर करना है तो स्टोर इट एट लेस देन -18 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे भी टॉक्सो की जो सिस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग है दैट प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम कैट फीसेस। अब आपके घर में अगर बिल्ली है तो ऑब्वियसली आप बिल्ली को घर से बाहर तो नहीं निकाल दोगे, पर आप जब भी बिल्ली का बॉक्स साफ करते हो, व्हेनेवर यू हैंडल कैट लिटर, प्लीज़ यूज़ ग्लव्स। और इसीलिए जब आप गार्डनिंग कर रहे हो या सॉइल रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो तो भी ऑलवेज यूज़ ग्लव्स। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज
टू हैव सेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस। अब हमें मालूम है कि सिफिलिस, HIV ये सारी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर आपको टॉर्च इन्फेक्शन डिटेक्ट होती है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर आर मेडिसिन्स अगेंस्ट मोस्ट ऑफ दीज इन्फेक्शंस। सिर्फ रुबेला के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि रुबेला सेल्फ लिमिटिंग है, वो खुद ही ठीक हो जाएगी और उसके बाद उसके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है। बाकी सारी टॉर्च इन्फेक्शंस के लिए वी हैव मेडिसिन्स। तो अगर आपका डिटेक्ट होता है कोई भी टॉर्च इन्फेक्शन तो पैनिक नहीं करना है, आपको अपनी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। सो प्लीज़ गो कंसल्ट योर गायनेक, स्टार्ट योर मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आप जितनी जल्दी दवाई शुरू करोगे उतना ही वो बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फिर बच्चे की ग्रोथ और बच्चे में कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं आएंगी। सो बी अवेयर एंड बी सेफ।